नमस्कार। पिछले कुछ दिनों से ना एक खबर ने मौसम विज्ञानियों की नींद उड़ा रखी है। हेडलाइंस चीख चीख कर कह रही हैं कि 2027 मानव इतिहास का सबसे गर्म साल हो सकता है। और इसका विलेन कौन है? एक बहुत ही खौफनाक प्राकृतिक घटना जिसे सुपर अल नीनो कहा जा रहा है। आज के इस विश्लेषण में हम इन्हीं सुर्खियों का चीरहरण करेंगे। मेरा मतलब है इसके पीछे के असली विज्ञान को डिकोड करेंगे। आखिर ये सुपर अल नीनो है क्या भला, और ये रातों रात हमारे मौसम का पूरा मिजाज कैसे बदल सकता है? आइए समझते हैं। तो आज की इस चर्चा को हमने कुछ ऐसे बांटा है। सबसे पहले 2027 की इस गंभीर चेतावनी पर बात करेंगे, फिर समझेंगे अल नीनो की मैकेनिक्स यानी इसका विज्ञान। उसके बाद जानेंगे कि एक आम अल नीनो सुपर अल नीनो कब बन जाता है। फिर बात होगी कि ये हमारे भारतीय मानसून को कैसे हाईजैक करता है, और अंत में देखेंगे इसका दुनिया भर के इंसानों पर असर और जलवायु की वो बड़ी तस्वीर जो शायद हमसे छूट रही है। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। 2027 की चेतावनी, एक वैश्विक बदलाव। ये खलबली आखिर मची कहां से? डाउन टू अर्थ मैगजीन की एक रिपोर्ट आई है जिसकी एक लाइन रोंगटे खड़े कर देने वाली है। उन्होंने लिखा है, प्रशांत महासागर में एक दुर्लभ सुपर अल नीनो आकार ले रहा है जो इसी गर्मियों से पूरी दुनिया के मौसम को एक नया और शायद भयानक रूप दे सकता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि भाई इसकी प्रक्रिया तो इसी साल से शुरू हो जाएगी, लेकिन इसका जो असली रौद्र रूप है ना, वो हमें 2026 और खासकर 2027 में देखने को मिलेगा। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। मौसम विज्ञानियों के पूर्वानुमान के मुताबिक जून से अगस्त 2026 के बीच इस अल नीनो के पूरी तरह विकसित होने के चांसेस 62% हैं। लेकिन असली डर तो साल के अंत का है। साल खत्म होते होते ये संभावना 80% तक पहुंच जाती है। 80%! ये कोई छोटा नंबर नहीं है। इतनी भारी संभावना इस बात की पक्की गारंटी दे रही है कि ये चेतावनी कोई हवाई बात नहीं, बल्कि एक बहुत ही प्रामाणिक और गंभीर खतरा है। ठीक है, चेतावनी तो समझ आ गई, लेकिन ये सब शुरू कहाँ होता है? इसके लिए हमें प्रशांत महासागर की गहराइयों में चल रही भौतिक प्रक्रियाओं को समझना होगा। तो आइए अल नीनो के विज्ञान को डिकोड करते हैं और देखते हैं कि हवाएं कैसे अपना रुख बदलती हैं। अब देखिए, किसी भी मशीन की खराबी पकड़ने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि वो सही हालत में कैसे काम करती है, राइट? मौसम के साथ भी ऐसा ही है। नॉर्मल कंडीशन में वॉकर सर्कुलेशन नाम का एक वायुमंडलीय चक्र चलता है। इसमें ट्रेड विंड्स यानी व्यापारिक पवनें एक विशाल कन्वेयर बेल्ट की तरह समुद्र की सतह गए गर्म पानी को लगातार ऑस्ट्रेलिया की तरफ धकेलती रहती हैं। अब जब गर्म पानी वहां से खिसकता है तो पेरू के तट के पास समुद्र के नीचे से एकदम ठंडा पानी ऊपर सतह पे आ जाता है। ये एकदम परफेक्ट, स्वस्थ और संतुलित चक्र है। लेकिन अल नीनो के दौरान ये पूरी व्यवस्था चरमरा जाती है। सामान्य दिनों में जो तेज हवाएं पेरू के तट पर ठंडा पानी बनाए रखती थीं, वो अचानक बहुत कमजोर पड़ जाती हैं। अब हवाएं ही कमजोर हैं तो वो गर्म पानी को ऑस्ट्रेलिया तक धकेल ही नहीं पाती। नतीजा, वो सारा का सारा गर्म पानी प्रशांत महासागर के मध्य और पूर्वी हिस्से में ही जमा होने लगता है, और देखते ही देखते समुद्र की सतह का पानी असामान्य रूप से गर्म भट्ठी जैसा हो जाता है। तो अल नीनो कैसे बनता है, ये तो एकदम साफ हो गया। लेकिन इसमें ये सुपर शब्द कब और कैसे जुड़ जाता है? क्या चीज है जो एक सामान्य मौसमी घटना को एक सुपर खतरे में बदल देती है? आइए इसे समझते हैं। अगर मैं बहुत ही सरल शब्दों में कहूं तो ये पूरा खेल सिर्फ और सिर्फ तापमान के गणित का है। प्रशांत महासागर में अगर तापमान 0.5 डिग्री सेल्सियस से कम बढ़ता है तो वो नॉर्मल है। अगर ये बढ़ोतरी 0.5 से 2 डिग्री सेल्सियस के बीच है तो हम उसे अल नीनो कहते हैं। लेकिन जैसे ही ये पारा 2 डिग्री सेल्सियस की लक्ष्मण रेखा को पार करता है, बस वही सुपर अल नीनो कहलाने लगता है। और डराने वाली बात क्या है पता है? इस बार अनुमान लगाया जा रहा है कि तापमान में 2.5 डिग्री सेल्सियस का बहुत बड़ा उछाल आ सकता है। 2.5 डिग्री सुनने में शायद कम लगे, लेकिन समुद्र के लिए ये एक बहुत बड़ा बुखार है। ऐसा नहीं है कि सुपर एल नीनो कोई नई चीज है। इतिहास में 1982-83, 1997-98 और हाल ही में 2015-16 में भी हमने इसे झेला है। लेकिन 2026-27 के लिए जो पूर्वानुमान आ रहे हैं ना, वो बताते हैं कि ये पिछले 140 सालों में आने वाला सबसे ताकतवर अल नीनो हो सकता है। सोचिए, 140 साल! ये ऐतिहासिक संदर्भ ही अपने आप में काफ़ी है बताने के लिए कि आने वाला समय कितना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। चलिए, अब प्रशांत महासागर से हजारों किलोमीटर दूर अपने भारतीय उपमहाद्वीप की ओर चलते हैं और देखते हैं कि इस पूरी घटना का हमारे मानसून पर क्या असर पड़ता है। ये बारिश की दिशा आखिर बदल कैसे जाती है? इसे एक रस्साकशी के खेल की तरह समझिए।
अप्रैल और मई के महीनों में चिलचिलाती गर्मी के कारण भारत के ऊपर एक लो प्रेशर यानी निम्न दबाव का क्षेत्र बनता है। ये लो प्रेशर एक चुंबक की तरह बारिश वाली मानसूनी हवाओं को अपनी तरफ खींचता है। लेकिन जब प्रशांत महासागर में अल नीनो के कारण पानी बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है तो वहां भी एक बहुत ही शक्तिशाली लो प्रेशर बन जाता है। अब शुरू होती है रस्साकशी और प्रशांत महासागर का ये ताकतवर लो प्रेशर भारत की ओर आने वाली हवाओं को अपनी ओर खींच लेता है। सीधे शब्दों में कहें तो ये हमारी बारिश को बीच रास्ते से ही चुरा लेता है। अब जरा इस चेन रिएक्शन को देखिए। ये वाकई हैरान करने वाला है कि कैसे समुद्र के एक हिस्से का तापमान पूरी दुनिया में तबाही का मंजर ला सकता है। एक तरफ जहां पेरू और दक्षिण अमेरिका में इतनी बारिश होती है कि भयंकर बाढ़ आ जाए, वहीं दूसरी तरफ भारत, अमेरिका और अफ्रीका जैसे हिस्सों में बारिश की एक एक बूंद के लिए तरसना पड़ता है और गंभीर सूखा पड़ जाता है। और तो और समुद्र के गर्म होने से अटलांटिक महासागर में चक्रवातों यानी खतरनाक साइक्लोन्स की गिनती भी अचानक से बहुत बढ़ जाती है। ये तो हो गई हवाओं और महासागरों की बात, लेकिन आम इंसान की जिंदगी पर, हमारे समाज और अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ता है? आइए इस सामाजिक आर्थिक चेन रिएक्शन को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये बदलाव कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये एक ऐसा डोमिनो इफेक्ट शुरू करता है जो सब कुछ हिला के रख देता है। मौसम बदला तो बारिश कम हुई तो हमारी खरीफ की फसलें सीधा बर्बाद होने लगती हैं। उधर गर्मी बेतहाशा बढ़ रही है तो एसी कूलर चलने से बिजली की मांग आसमान छूने लगती है। तेज धूप और भयंकर उमस के कारण लोगों के लिए बाहर काम करना नामुमकिन सा हो जाता है, जिससे काम के घंटे कम हो जाते हैं। और जब खाने पीने और संसाधनों की इतनी भारी कमी होती है ना, तो अक्सर इसका सीधा नतीजा राजनीतिक और सामाजिक अस्थिरता के रूप में सामने आता है। और ये कोई भविष्य की काल्पनिक बातें नहीं है, ये बहुत ही ठोस और डरावनी सच्चाइयां हैं जो आम जिंदगी को पंगु बना देती हैं। खेतों में पैदावार धड़ाम से गिर जाती है। उत्तर भारत में ऐसी जानलेवा लू चलती है जो बर्दाश्त के बाहर होती है। भयंकर उमस के कारण दोपहर में काम करना लगभग असंभव हो जाता है। सूखे की वजह से जंगलों में आग लगने का यानी फॉरेस्ट फायर का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। और तो और समुद्र के बदलते इकोसिस्टम के कारण मछलियों का उत्पादन भी बुरी तरह प्रभावित होता है। उष्णकटिबंधीय देशों के लिए तो ये सच में एक बहुत बड़ा संकट है। लेकिन ठहरिए, विज्ञान में चीजें कभी भी इतनी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती। इस पूरी कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट भी है। आइए अपने आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और जलवायु की वो बड़ी तस्वीर देखते हैं जो ये साबित करती है कि अल नीनो ही इकलौता विलेन नहीं है। सच्चाई तो यह है कि भारतीय मानसून सिर्फ और सिर्फ अल नीनो के रिमोट कंट्रोल से नहीं चलता। इसे कंट्रोल करने वाले 4 से 5 और भी बड़े फैक्टर हैं, जैसे कि इंडियन ओशन डाइपोल, हमारी भूमध्य रेखीय हवाओं का चक्र, तिब्बत के पठार का गर्म होना और अपने थार रेगिस्तान का गर्म होना। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें तो ऐसे कई साल रहे हैं जब भयंकर अल नीनो होने के बावजूद भारत में झमाझम बारिश हुई है। क्यों? क्योंकि बाकी के ये जो फैक्टर्स थे वो बहुत मजबूत थे। इसलिए सिर्फ अल नीनो को देकर 100% तबाही की भविष्यवाणी कर देना विज्ञान के नजरिए से थोड़ी जल्दबाजी होगी। लेकिन एक कड़वा सच है जिसे हम चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर सकते, और वो है ग्लोबल वार्मिंग। आज ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पूरी दुनिया के महासागरों का बेसलाइन तापमान पहले से ही बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। इसका मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब यह है कि अब जो अल नीनो शुरू होता है वो पहले ही एक बहुत ऊंचे और खतरनाक स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू होता है। और इसी वजह से मौसम विज्ञानी इस बार इतने डरे हुए हैं, क्योंकि इस बढ़े हुए बेसलाइन के साथ अल नीनो कितना विनाशकारी रूप लेगा इसका सटीक अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। तो आज का ये विश्लेषण हम एकदम आखिरी मोड़ पर ले आए हैं, और यहाँ एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है। हमारी ये जो वैश्विक जलवायु प्रणाली है, जो इतनी जटिल और आपस में गहराई से जुड़ी हुई है, इसे देखते हुए क्या 2027 का ये सुपर एल नीनो सच में उतनी ही भयानक तबाही लाएगा जितना पूर्वानुमान है, या फिर प्रकृति के वो अन्य जलवायु कारक मिलकर इसके वार को थोड़ा कमजोर कर देंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। आज के विश्लेषण में बस इतना ही। सीखते रहिए और हाँ, इस बदलते मौसम में अपना ख्याल जरूर रखिएगा।